सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जिसमें हम आप लोगों को रे ऑप्टिक्स क्लास 12 के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप अगर पिछली वीडियो नहीं देख के आए हो तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को प्लेन मिरर के बारे में बताया और कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, ठीक है। एक समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण में कितनी संख्याओं में इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। देन इसके बाद फिर हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण देखा। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप सिंपल देखे हमने। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। क्या होता है, मैं एक बार जल्दी से रिकैप देता हूँ क्योंकि ये डायग्राम आज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो, अगर कोई भी मिरर हमारा इस टाइप का होगा, ठीक है, इस टाइप का कोई भी मिरर दिखता है तो आप इसको बोलोगे अवतल दर्पण। आप क्या बोलोगे इसे? अवतल दर्पण। यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर कोई हमारा मिरर जो है वो इस टाइप का है जिसमें आप देखोगे कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ है, देन इसी को हम लोग बोल देंगे उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये तो चीज मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, इसका जो भी सेंटर होगा उसको हम सी से नोट करेंगे और इसको बोलते हैं सेंटर, ठीक है। सेंटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र दर्पण का, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोला था एक फोकस पॉइंट होगा, ठीक है, ये एफ पॉइंट फोकस। जो क्या पॉइंट होगा? अगर दर्पण से ये मुख्य अक्ष होती है हमारी, ठीक है, और यहाँ इसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। कल बताया था मुख्य अक्ष के समांतर हुई प्रकाश की किरण आ रही है समांतर, और ये टकराने के बाद जिस पॉइंट से ऊपर जा रही है, ठीक है, इस वाले से, इसके जिस भी पॉइंट से ऊपर जाएगी तो आप क्या कहोगे कि वो हमारा पॉइंट कौन सा होगा? मुख्य फोकस होगा, एफ, ठीक है। तो ये हमारा एफ हो गया मुख्य फोकस। सिर्फ इस वाले केस में भी ऐसे होता है। ये कल मैंने आपको बेसिक बेसिक सी चीजें बताई थी। अब आज हमारे पास जो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, आप लोग हेडिंग लगा दो। क्या आज की जो हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है, यानी कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इसको फोकस दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ एंड हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। तो ये आप लोगों की आज की हेडिंग होने वाली इंपॉर्टेंट है। और फोकल लेंथ क्या होती है? देखो, ये यहां से आती है, ठीक है, एफ से लेके पी तक की जो दूरी होगी, यानी कि ध्रुव से लेके जो हमारा मुख्य फोकस है इसकी दूरी, फोकस बिंदु तक की दूरी आपकी फोकल लेंथ होती है। बेसिक सी चीज है। तो अब हम फटाफट करते हैं इस डेरिवेशन को स्टार्ट। तो देखो, इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है। आपका आंसर आने वाला है ये r इज इक्वल टू एफ अपॉन 2, ये आंसर आने वाला है, ठीक है। और 90% केस में या 95% केस में आप लोगों को मोस्ट ऑफ द बुक में यही आंसर देखने को मिलेगा और बिल्कुल सही भी है। लेकिन इसका जो 100% जनरली जो सही में आंसर होता है वो कुछ और होता है। बट मैंने आपको क्या बोला कि हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है, जो मिरर है, जो हम ये मिरर वगैरह लेंगे, बहुत ही छोटे छोटे मिरर लेंगे, बहुत छोटे छोटे मिरर। अब ये इतने छोटे मिरर है कि ये मुख्य अक्ष है इसकी, ठीक है। तो जो प्रकाश की किरण आएगी वो इतनी पास होगी कि वो समझ लो मुख्य अक्ष के पैरेलल होगी, और पैरेलल तो होगी, बहुत ही पास होगी, समझ लो। मतलब हम डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे कि यार मुख्य अक्ष और जो रेस है उनमें कोई डिस्टेंस है भी नहीं, बहुत ही पास पास होगी, मुख्य अक्ष से सट के आ रही होगी रेस। तो इसलिए यहाँ पे जो रिलेशन आता है ऐसे केस में वो हमारा एफ अपॉन 2 है। ये मैं आपको क्लियर बोल दूँ, सारी हमारा जो पूरा सिलेबस है इसके अंदर हम बहुत छोटे छोटे दर्पण और लेंस लेके काम करेंगे। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे कैसे ये आएगा रिलेशन वो मैं करता हूँ। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमने मान लिया मैं अवतल दर्पण के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए। अब बोर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम सीधा रिलेशन पूछ लेगा आप लोगों से, ठीक है, यूके बोर्ड में खासकर मैं आपको बोल रहा हूँ। बट डेरिवेशन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी पूछता है, लेकिन फिर भी आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे हमने मान लिया मुख्य अक्ष। अब एक प्रकाश की किरण आई, ठीक है, समांतर आती है और वो कहां से मिल जाएगी आपको? फोकस से एफ से। और एक इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक हो गया फोकल पॉइंट, एक हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे पास कोई भी इस तरीके से गोलीय पृष्ठ है और ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ है, एक कोई भी गोला और उसका सेंटर, तो उसका जो अभिलंब होता है यानी कि नॉर्मल, वो उसके सेंटर सी से पास होगा,
ठीक है, कोई भी ले लो, सेंटर सी से पास होगा, सेंटर सी से पास होगा, तो बस यहाँ पे भी देखो ये मैं अगर एक अभिलंब बना रहा हूँ तो वो सेंटर सी से पास होते हुए जा रहा है, आप देखो इस तरीके से जाएगा, ये हो गया नॉर्मल एन अभिलंब। क्लियर, समझ पा रहे हो जी? तो एक प्रकाश की किरण आई टकरा के एफ से वापस हो गई हमारी, ठीक है। अब आपको पता होगा ये एंगल थीटा, क्या एंगल सर क्या होगा, अरे भाई प्रकाश की किरण आ रही है अभिलंब के बीच में और आपतित प्रकाश की किरण के बीच में इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है थीटा, ठीक है। और वही रे हमारी, ध्यान से देखना, ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बना दो तो फिर आपको कंफ्यूजन हो। ये है मेरे पास और ये मेरे पास प्रकाश की किरण आई आगे इस पॉइंट से एफ से चली गई और यहाँ मैंने बोला ये सी है, यानी कि क्या है, याद होगा सिंपल वक्रता के, और ये प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पे मैं इसके नॉर्मल बना दिया जो सी से पास होते हुए जा रहा है। अब ये आपतित किरण है और ये अभिलंब, तो इनके बीच एंगल आप होंगे थीटा, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण होता है थीटा एंगल, ठीक है, आई वाला। और परावर्तित किरण ये नजर नहीं आ रही आप लोगों को, परावर्तित और इसके बीच में भी जो एंगल होगा क्या, थीटा। अभी क्या होता है परावर्तन में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर, इतनी बात समझ में होगी। अब हमने क्या करा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये वाला ड्रॉ कर दिया, ये और ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है चीज, नाम दे देते हैं बी इस पॉइंट को, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। क्लियर, अब देखो यहाँ से आगे की दूरी क्या होगी, आर होगी, त्रिज्या है रेडियस आर, यहाँ से आगे की दूरी फोकल लेंथ एफ। क्लियर, ये दूरी को अभी इस डिस्टेंस को हमने एक्स लेट कर लिया अपनी तरफ से, ठीक है, सी से लेके एफ तक की डिस्टेंस को एक्स लेट कर लिया और ये पी होता है हमारा। बताया था कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये भी सेंटर सी से होके जा रही है हमारी, ठीक है, ये भी हमारी सी से होके जाएगी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये सी से होके जा रही है तो ये पूरी आर होनी चाहिए, अरे भाई ये सी है और ये एक दर्पण एक था हमारा, तो ये पूरी आर है और ये इसको परपेंडिकुलर अगर तोड़ रहा है तो ये इसको कितने भागों में तोड़ेगा, आप होगे आधा तोड़ देगा, ठीक है। पढ़ रहे सेंटर से जो हम, ठीक है, एक त्रिज्या पे अभिलंब डालते हैं वो उसको आधे भाग में कन्वर्ट करेगा, तो इसलिए यहाँ से लेके सी से लेके बी तक की दूरी हो जाएगी r/2, पूरे इसका आधा। क्लियर है चीज, तो यहाँ पे r/2 कर दिया मैंने। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको मैं थोड़ा सा अलग और बना रहा हूँ। इस ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल को, ठीक है, ये रहा ट्रायंगल हमारा, ऐसे कुछ बन रहा है, ये है सी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट एफ, ठीक है, सी एफ और ऊपर बी बन रहा है और ये 90 डिग्री। क्लियर किसी, अब देखो ये थीटा है तो ये वाले एंगल क्या होगा, होगा थीटा होगा, देखो z बन रहा है, ध्यान से देखो ये इस तरीके की कहानी है, ये कुछ देखो ये और ये और ये। क्लियर, तो अगर मैंने बोला ये एंगल है थीटा तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, z बनता है तो, ठीक है, दो पैरेलल लाइन अल्टरनेटिंग एंगल, ठीक है, एकांतर कोण, यहाँ थीटा यहाँ भी थीटा, तो ये वाला थीटा तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, z बनने के लिए ये वाला भी थीटा, तो इसलिए ये वाला एंगल पता चल गया हमें कितना है, थीटा। क्लियर, ये 90 है थीटा। अब ये वाला एंगल अगर पता चल जाए तो बात बन जाए, ठीक है, इसके भी जरूरत ही नहीं, ध्यान से देखो दूरियां में देखते रहो, ये कितनी है आप कहोगे x, ये कितनी है आप कहोगे r/2, तो जल्दी से इसमें cos थीटा बता दो कितना होगा, cos थीटा कितना होगा, ठीक है, cos थीटा होता है हमारा आधार बटे, ठीक है, क्या होगा आधार बटे आप कहोगे कर्ण होगा, तो आधार इसके लिए क्या हो जाएगा आप कहोगे r/2 और कर्ण जो होगा वो 90 डिग्री के सामने होता है जो कि हो जाएगा x, तो ये होगा r/2x। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, हमने इसके अंदर का ये वाला ट्रायंगल उठाया CFB वाला, ये r/2 था, ये x था, मैंने यहाँ पे cos थीटा लगाया, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसका हो जाएगा r/2 और हाइपोटेनियस हो जाएगी इसकी x। क्लियर, यहाँ से cos थीटा आ चुका है, x की वैल्यू आप निकाल लो, x इधर चला जाएगा तो हो जाएगा r/2 और नीचे cos थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r/2 cos थीटा ऊपर जाके हो जाएगा sec थीटा, ठीक है, तो चीज तो पता होगी 1/cos क्या होता है sec थीटा, तो मैंने यहाँ कर दिया, तो x की वैल्यू इतनी आ गई। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे ये पूरी लेंथ में ये वाली लेंथ चाहिए, ठीक है, ये वाली ये x अगर मैं देख रहा हूँ चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर मैं
ये वाली लेंथ चाहता हूँ एफ, यानी कि एफ पी। तो ये लेंथ इस पूरी में से एक्स वाली को माइनस कर दो, आ जाएगी तो आपको होगी आप सर सी पी माइनस, ठीक है, इस पूरे सी पी में से सी एफ माइनस कर दो, यानी कि एफ निकालने के लिए मुझे आर माइनस एक्स करना पड़ेगा। भाई पूरे में से आर में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूँ तो बचा हुआ एफ आ जाएगा, तो वही करना है। तो एफ इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू ऊपर निकाल चुका हूँ, तो एफ इज इक्वल टू हो जाता है आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है रियल में, ठीक है, रियल में ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो ये मिरर होंगे बहुत छोटे होते हैं, तो ये रेज होंगी पैराएक्सियल होंगी, मतलब ये जो आपको यहाँ से आगे नजर आ रही है कि बहुत ही सट सट की प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी, तो उस केस में थीटा वेरी स्मॉल होगा। तो लिख लो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, यानी जब थीटा बहुत सूक्ष्म हो, वेरी स्मॉल, ठीक है, जब थीटा बहुत छोटा हो, ठीक है, थीटा बहुत छोटा होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये ध्यान रखना, साइन थीटा को लगभग थीटा के इक्वल मानते हैं और कॉस थीटा को हम लगभग 1 के इक्वल मानते हैं, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं कि अगर थीटा एंगल है बहुत ही छोटा है, तो साइन थीटा को थीटा और कॉस थीटा को 1 मानें, तो उस केस में जो हमारा सेक थीटा होगा वो भी कितना हो जाएगा, आपका हो गया लगभग इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ से आ जाऊँ तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर माइनस का आर अपॉन 2, और इसको जब मैं माइनस करूँगा तो ये इतना आ जाएगा। तो हमें ये रिलेशन करना होता है, क्लियर चीज। तो ये आप लोगों का रिलेशन आ गया। तो फोकल लेंथ आर अपॉन 2 करके आती है हमारी, तो ये आप लोगों को रिलेशन देख लो किस तरीके से मैंने करा। और इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है, ठीक है, अगर बिल्कुल आपको थ्योरी वाइज चाहिए तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट थ्योरी बहुत सिंपल है, आपको क्या लिखना है, सिंपल जो रेज आ रही है उसके बारे में लिखना है और डेरिवेशन पूरा कर देना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं मिरर फॉर्मूले पे आगे बढ़ता हूँ, जल्दी से आपको कराता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जब तक मैं देख लूँ कि क्लियर दिख रहा है सब कुछ। हाँ तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा रहा हूँ मैं। तो ये रिलेशन तो आपको रट लेना है बिल्कुल क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देन इसके बाद देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करो अगर कुछ नहीं आ रहा, बाकी मैं आ दूँगा आपके साथ। अब आप हेडिंग लगा दो मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला मतलब दर्पण सूत्र। अब 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन उससे पहले दर्पण सूत्र, चलो कोई नहीं, पहले दर्पण सूत्र कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ चीज और बतानी है, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बतानी है। दर्पण सूत्र सीधा सिंपल 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, याद करें, चाहे वो उत्तल लेंस हो, ठीक है, सॉरी दर्पण हो, या फिर वो आपका अवतल दर्पण हो, मिरर कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, दोनों केस में होता है। मिरर f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस दूरी, दो ही मीडियम में मैं लिख रहा हूँ, और v इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम p। p से देखो सारी चीजें p से नापी जाती है, ठीक है, मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और कहां से, p से प्रतिबिंब की दूरी। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम p, यानी कि वस्तु की दूरी, क्लियर। v क्या होता है आपका इमेज की डिस्टेंस p से, ये होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि वस्तु की दूरी, और f फोकल है। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। और डेरिवेशन करते हैं इसके लिए, कैसे है क्या है, जल्दी से नोट कर लो पहले क्या क्या हुआ। डेरिवेशन करेंगे और उससे पहले मैं आपको साइन कन्वेक्शन और बता रहा हूँ, फिर हम करेंगे जल्दी से। तो इंपॉर्टेंट है, हेडिंग लगा दो जल्दी से, साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन मतलब चिन्ह परिपाटी, मतलब क्या, कैसे हम डिसाइड करेंगे साइन वगैरह को, उसके बारे में पढ़ रखा है टाइप में। बट यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला, ठीक है। सारी दूरियां मैं पहले हिंदी में लिख रहा हूँ, सभी दूरियां
P से नापी जाती है, पोल से नापी जाएगी सभी, ठीक है। मतलब all distances are measured from P, ठीक है। जितनी भी आप डिस्टेंस यहाँ पे नाप रहे हो तो P को रेफरेंस पॉइंट लेके नापते हैं हम लोग, ये आपको फर्स्ट पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिर से 10th क्लास में जाने की कोशिश करेंगे, बट अब नहीं हमको ऐसा करना है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। हमें लिखना है यहाँ पे कि आपतित किरण की डायरेक्शन को पॉजिटिव, आपतित किरण की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, और इधर से कर देते हैं ना, और आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां प्लस व उसके विपरीत ठीक है नेगेटिव मानते हैं। क्या मतलब है इसका, पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, द डिस्टेंस ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। जो भी आपकी इंसिडेंट रे की डिस्टेंस है इज टेकन एज पॉजिटिव लेंगे उसको, इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। एंड द डिस्टेंस along with incident ray, is taken positive, or opposite to it, ठीक है। opposite to it taken as negative, मतलब इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसको आपको प्लस मानना है, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यानी कि आपतित प्रकाश की किरण की तरफ अगर आप दूरियां नाप रहे हो तो वो प्लस मान जाएंगी, और अगर उसके उल्टा जा रहे हो तो वो माइनस मान जाएंगी। क्लियर, यानी कि अब हमारा रेफरेंस पॉइंट इंसिडेंट रे है। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझो। देखो ये मेरा कॉन्केव मिरर है। अब अगर इधर की तरफ हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो मेरी आपतित किरण वैसे चल रही है, समझ पा रहे हो, चीज पी है, ये नहीं एफ होगा यहाँ पे, और यहाँ पे सी होगा। क्लियर, तो अगर मैं दूरी भी इसी डायरेक्शन में नाप रहा हूँ इंसिडेंट रे की तो मैं प्लस मानूंगा, लेकिन अगर मैं दूरी, देखो अगर डिस्टेंस यहाँ चल रही है तो प्लस, और अगर दूरी ऐसे चल रही है देन इसको निगेटिव मानेंगे। बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंसिडेंट रे के अराउंड चलोगे तो प्लस लोगे दूरी, उसके उल्टा चलोगे तो माइनस लोगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब भूल जाओगे कि लेफ्ट चलोगे तो माइनस, राइट चलोगे तो प्लस, ऐसा ही सब नहीं चलेगा यहाँ पे। अब आपको ये नियम याद करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग नॉलेज, और आगे जितने काम करने वाले उनके लिए। और थर्ड पॉइंट है सिंपल चीज, ठीक है, प्रिंसिपल, यानी कि हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, और नीचे जो दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव। मतलब डिस्टेंस, ये आपका ऐसे डॉट डॉट कर लो, डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव, ठीक है। और डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं,
बिलो प्रिंसिपल एक्सिस टेकन नेगेटिव, ठीक है। ऊपर जाने पे प्लस, क्या बोला हूँ देखो, वैसे दर्पण है तो ऊपर की सारी दूरियां प्लस में और नीचे की सारी दूरियां माइनस में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चले तो प्लस लोगे, नीचे चलोगे तो माइनस लोगे, क्लियर। तो जल्दी से नोट करो तीनों चीज को, जब तक इन इसमें जब दर्पण फॉर्मूला यानी कि मिरर फॉर्मूले के डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग, तो जल्दी से हेडिंग लगा दो आप लोग, ठीक है। मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र, उसका डेरिवेशन हो रहा है, किसके लिए कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग, तो हेडिंग लगा दो आप लोग अवतल दर्पण, यानी कि सबसे पहले हम करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए होगा। अब ध्यान से देखना कैसे होगा क्लियरली, देखो मैंने सबसे पहले क्या करा, एक कॉनकेव मिरर बनाया, ये कॉनकेव मिरर है और इसको जितना ज़्यादा अच्छा बड़ा बना सको बनाओ, और यहाँ पे इसकी मुख्य अक्ष बना दी और ये इसका पी सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे हमें सी बना देना है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और हमें इतना पता है कि इसका जो विलंब है वो कहाँ से पास होके जाएगा, देखो इतना काम आपको करना है, वो यहाँ कहीं से अभिलंब एन होके जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे अपने दिमाग को रे डायग्राम कभी आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। एक अवतल दर्पण की बात हुई, अवतल दर्पण बना दिया कॉनकेव मिरर, देन यहाँ पे आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पहले रख दी। अब हमें पता है कि भाई नॉर्मल जो होगा वो किससे पास होगा, सी से पास होगा, हमने वैसा काम कर दिया। अब एक ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु, तो हमने मान लिया वस्तु हमारी यहाँ की रखी है ओ, क्लियर। अब क्या होगा, वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी और ये प्रकाश की किरण गई और आपको यहाँ सबसे पहले इधर टकरानी है, प्रकाश की किरण गई इधर। अब दर्पण से परावर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन होगी, प्रकाश की किरण ऐसे भी यहाँ पे आ जाएगी लो। इतना काम बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है क्या होगा, सी पहले हमने तैयार कर दिया होगा, प्रकाश की किरण चली यहाँ टकरा के इधर वापस आई, ठीक है। इसको थोड़ा सा परफेक्ट और बना देंगे, अब परफेक्ट हो जाए, क्लियर है चीज, समझिए। अब ये वाला एंगल क्या होगा, आप कहोगे थीटा होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो छोटा सा बन रहा है वो थीटा है, ऐसे ये रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, ये थीटा होगा। भाई रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल, अभी मैंने बोला ध्यान से देखो, ये कंडीशन आ रही है कुछ, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल आप कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच एंगल ये क्या होगा, ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, और दोनों सेम होते हैं रिफ्लेक्शन में, तो थीटा थीटा मैंने शो करके दिखाया, क्लियर है चीज, ठीक है। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, अपनी तरफ से एक चीज माननी है, हमने मान लिया कि जो वस्तु है वो यहाँ से एंगल बना रही है अल्फा, कोण बना रही है अल्फा, जो ये यहाँ प्रतिबिंब बनने वाला है आई, देखो यहाँ पे गई एक ऐसे चली प्रकाश की किरण, ठीक है, तो ये कहीं यहाँ टकराते मिल जाएंगे, पी पे जाएगी, पी से वापस आएगी, तो यहाँ टकराएंगे तो यहाँ बनेगी इसकी प्रतिबिंब, इसकी इमेज आई पे बनेगी, तो ये बना रही है इससे बीटा एंगल, और ये जो एंगल बन रहा है समझ लो बन रहा है कौन सा, गामा, ठीक है, ये गामा गामा बनाया, वस्तु ऑलवेज अल्फा, प्रतिबिंब ऑलवेज बीटा, और सी वाला पॉइंट ऑलवेज गामा में, ये तीन एंगल क्लियर कर दिए मैंने आप लोगों को। और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये एच हाइट का, जिसको मैं बोल देता हूँ पी डैश, ठीक है, यहाँ से आते हैं पी डैश, और इस पॉइंट को एम बोल देते हैं, एम से लेके पी डैश तक की जो डिस्टेंस हो कितनी आप कहोगे एच हाइट। और एक और चीज आपको जो दिमाग में रखनी है, पी डैश और पी दोनों सेम पॉइंट हैं, सेम पॉइंट। सर ये कैसे हो गया, अरे सर ये तो पी है इधर और ये पी डैश है, सेम पॉइंट कैसे, देखो मैंने आपको क्या बोला, हमारे पूरे सिलेबस में ये छोटे छोटे मिरर हम लेके चलेंगे, तो ये पैरा एक्सियल रेज होंगी, यानी कि इतना छोटा होगा, ये स्ट्रेट लाइन के लगभग बराबर मान के चलो, ऐसे होगा बड़ा सा कि इसके परपेंडिकुलर इसके बहुत ही पास में होगा, पी के पी डैश इस पी के बहुत ही पास में होगा, इतना पास में कि लगभग सेम मान के हम पास में थे डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस पी से सी तक की, पी से आई तक की, पी से ओ तक की होगी, वो सेम पी डैश की होगी, पी और पी डैश समझ लो सेम पॉइंट है, ठीक है, बहुत पास डिस्टेंस है। क्लियर है, ये दो चीज ये आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलो और डेरिवेशन स्टार्ट करें। डेरिवेशन स्टार्ट करने में सबसे पहले आपको देखना है बहिष्कोण। अरे सर बहिष्कोण मतलब ये तो कहीं पढ़ा सा लग रहा है, ठीक है, बहिष्कोण मतलब सर एक्सटीरियर एंगल नहीं होता, एक्सटीरियर एंगल। तो बहिष्कोण
त्रिभुज देखो जरा ध्यान से, पहला वाला जो है त्रिभुज आपको लेना है ओ एम सी, क्या बोला हमने, ओ एम सी, ठीक है। बहिष्कोण त्रिभुज ओ एम सी में, ओ एम सी याद कैसे होगा, सिंपल चीज, वस्तु और सी, वस्तु और सी के बीच का उठाओ। तो आपने देखा रिलेशन ये बन रहा है, ध्यान से देखो ओ एम सी, ये ओ है, ये एम है और ये सी है, इधर एंगल, ये बहिष्कोण कौन सा बन रहा है आपको, सर ये काम होगा, बाहर वाला होता है ना बहिष्कोण, ठीक है, बाहर वाला ये बन रहा है, ये देखो ये, और ये इधर बना ली, यहाँ एंगल कितना बन रहा है आपको, ये बन रहा है अल्फा, यहाँ एंगल अंदर कौन सा बन रहा है आपको, ये थीटा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो इसकी प्रॉपर्टी थी बहिष्कोण की, एक्सटीरियर एंगल की, वो अपने पास वाले को छोड़ के, इसको छोड़ के जो सेकंड एंगल है उनके एडिशन के इक्वल होगा, यानी कि ये गामा है, ये वाला गामा इक्वल होगा अल्फा प्लस थीटा की। बताओ क्लियर होगी, क्लियर है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और राइट कर लियो। देन अब दूसरा जो बहिष्कोण त्रिभुज ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, बहिष्कोण त्रिभुज यानी कि एक्सटीरियर, हमने दोबारा लिख दिया, समझ गए, लिख दिया एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कौन सा, अब लेंगे हम लोग सी एम आई। देखो एक तो वस्तु वाला लेना है, ऑब्जेक्ट वाला, और एक आपको इमेज वाला लेना है। तो इमेज वाला आई एम सी या फिर सी एम आई, किस किस के बीच लेना है, ओ और सी के बीच, और अगला आई और सी के बीच, एक्सटीरियर एंगल रटना ही नहीं पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो कौन सा लेना है, ट्रायंगल सी एम आई, सी एम आई में, ठीक है, इन ट्रायंगल सी एम आई बना दे, सी एम आई देखो इधर सी एम आई ऐसे बन जाएगा, सी ये इधर आई और ये इधर है। अब यहाँ पे बहिष्कोण कौन सा बन रहा है आपको, चलिए बीटा बाहर वाला, तो ये बीटा हो गया, ये वाला एंगल कितना है, ये गामा हो गया, ये वाला एंगल अंदर कितना दिख रहा है, ये थीटा हो गया, तो इधर बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा गामा प्लस थीटा। क्लियर है, दो चीज, इक्वेशन 2 बना दी। कैसे मैंने दो इक्वेशन लिखी बताओ, क्लियर हो गई, ठीक है, ये बीटा गामा प्लस थीटा के इक्वल हो गया, इस वाले को छोड़ के अपने पास वाले को छोड़ के होता है, ठीक है, जो अदर दो साइड होती है उनके एडिशन के इक्वल। अब इक्वेशन 1 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन 2 को, दो में से एक को माइनस कर दिया, माइनस कर, तो ये हो जाएगा गामा माइनस का बीटा इधर, और इधर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा माइनस का गामा प्लस थीटा। भाई ये माइनस ये, अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा गामा माइनस थीटा, तो क्या होगा, ये गामा माइनस बीटा चल रहा है, या अल्फा प्लस थीटा है माइनस गामा, और ये माइनस का थीटा हो जाएगा। भाई ये वाला अंदर जाके माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो आप देख लो थीटा प्लस का और थीटा माइनस का कटेगा, थीटा प्लस और थीटा माइनस कट गए, कट गए, तो यहाँ बचा गामा माइनस बीटा। इस वाले गामा को मैं इधर ले जाऊँ तो ये प्लस साइन हो जाएगा, तो ऐसे करते हैं, तो हो जाएगा 2 गामा, और बीटा को उधर ले जाता हूँ तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसे इक्वेशन 3 बना के रुक गए। भाई ये वाला गामा इधर आ गया, तो ये गामा और ये गामा हो गए 2 गामा, ठीक है, और ये बीटा उधर चला गया, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, थर्ड इक्वेशन बना, क्लियर। अब फिर से इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ट्रायंगल में जरा ये वाला ट्रायंगल देखो, और मुझे अल्फा बीटा नाम चाहिए, ट्रायंगल ओ एम पी डैश, ट्रायंगल ओ एम पी डैश, ध्यान से देखो, और ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ओ एम पी डैश, ठीक है, ओ एम पी डैश। इसमें अगर मैं tan अल्फा बोलूं, tan अल्फा, तो आप कहोगे ये अल्फा एंगल, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसलिए एम पी डैश, बेस क्या हो जाएगा, पी डैश से लेके यहाँ तक आया होता है ओ, तो ओ पी डैश, क्लियर है भाई, बात क्लियर हो रही है, ये यहाँ से लेके आते हैं बेस ओ पी डैश। अब एम पी डैश है एच हाइट, और शायद ये प्लस की रखी जाएगी, क्यों, अभी मैंने बोला कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी हाइट है प्लस, क्लियर है ये चीज। ओपी डैश को क्या मैं यू बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू से शो करते हैं, तो यहाँ से आता है यू शो कर दिया, तो ओपी डैश हो जाएगा यू। अब सवाल ये आता है कि प्लस का माइनस का, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ऐसी है, और हम उसके उल्टा मेजर कर रहे हैं, भाई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, हम ऐसे आ रहे हैं,
ऐसे जा रही है, हम ऐसे आ रहे हैं, भाई अपोजिट चल रहे हैं, तो अपोजिट चलेंगे तो सारी दूरियां यू से, और ध्यान रखना सब पी से नापी गई है, पी से यहाँ तक की दूरी पी और पी डैश सेम है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू थी। प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है, मैं दूरी उल्टा नाप रहा हूँ तो इसको माइनस का यू लिखूंगा, रूल में बता दिया। ऐसे ही अगला राइट ट्रायंगल देखो, अगला राइट ट्रायंगल ये चीज है बीटा बीटा, तो कौन सा आई एम पी डैश, आई एम पी डैश में, ठीक है, तो इसमें tan बीटा हो जाएगा, अब थोड़ा डायरेक्ट कर दें, तो tan बीटा फिर वही एम पी डैश जो कि एच होगा प्लस में ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक आई पी डैश शायद प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे शो कर रहे हैं, वी से, भाई आई पी डैश क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी भी, तो ये वी हो जाएगा, वो भी किसमें माइनस में, क्योंकि फिर दूरी उल्टा नाप रहे हैं, प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, इंसिडेंट ऐसे डिस्टेंस ऐसे मेजर हो रहा है, क्लियर। ऐसे ही अगला राइट ट्रायंगल देखो गामा वाला, थोड़ा देख के बताओ, गामा वाला ये रहा, तो सी एम पी डैश, सी एम पी डैश, सी एम पी डैश, इसमें tan गामा क्या हो जाएगा, तो जल्दी से देख के बता दो आपको भी, एच भाई तो सेम ही है सब में, बेस सॉरी परपेंडिकुलर, सी पी डैश यानी कि सी से लेकर पी डैश तक की दूरी होती होगी आर, और ये किसमें होगी माइनस में, क्योंकि डिस्टेंस सारी उल्टी आ रही है, तो ये होगी। क्लियर है इतनी चीज, जल्दी से इतना करो फिर मैं ऊपर वाले पार्ट को मिटा, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इतने पार्ट को, इस चीज को मिटा रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को मिटा रहे हैं, थर्ड तक की जरूरत है, चलो मिटा दें, मिटा देते हैं, ठीक है। देन अब इसके बाद देखो मैंने क्या बोला, ये बहुत ही छोटे छोटे हमारे एंगल हैं, तो हमें यहाँ लाइन लिखनी है, इसको अगर मैं अभी ऐसे करूँ, सिंस सिंबल, सिंस अल्फा कॉमा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, देयरफॉर tan अल्फा इज नियर इक्वल अल्फा, देखो जब ये बहुत ही छोटे एंगल होंगे तो tan अल्फा को अल्फा के इक्वल बोल सकते हैं, tan बीटा को हम किसके इक्वल बोल सकते हैं, नियरली इक्वल बीटा के, और tan गामा को हम बोल सकते हैं नियरली इक्वल गामा, ठीक है। इतनी समझ पाते होगी, अल्फा बीटा बहुत छोटे अगर कोण है तो ये सब ऐसा होगा, तो इसलिए फ्रॉम थ्री तीन में हम tan अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं, ये वाली, बीटा की जगह बीटा की वाली वैल्यू, और tan गामा की जगह गामा की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, तो 2 गामा की जगह ये आ जाएगा 2h अपॉन माइनस आर, भाई गामा की जगह ये वैल्यू रखी, इज इक्वल अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा है tan अल्फा वाला, h अपॉन माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू बीटा, बीटा है h अपॉन में माइनस का v, सारी दुनिया रखी, अब h तीनों में से कॉमन हट गया, तो 2 अपॉन माइनस का r, ये माइनस का 1 अपॉन u, और ये माइनस का 1 अपॉन v, सब इक्वेशन में ये माइनस के लिए पूरी इक्वेशन में अगर माइनस से भाग लगा देता हूँ तो हो जाएगा 2 अपॉन r, ठीक है। अब r को भी देखो ध्यान से, हमने अभी एक रिलेशन पढ़ा f इज इक्वल टू r अपॉन 2 अभी पढ़ा, तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f, तो मैं r की जगह 2f रख सकता हूँ, तो माइनस का 2, r की जगह 2f, ये माइनस का 1 अपॉन u, ये माइनस का 1 अपॉन v, पूरी सब जगह 2 से 2 कटा, और पूरी इक्वेशन में अगर मैं माइनस से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड मार रहा हूँ, तो हो जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, और यही हमें चाहिए था, ये डायमेंशन चाहिए था भाई, माइनस से डिवाइड मार दिया तो 1 अपॉन f 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v बचा, तो ये अवतल दर्पण के लिए हमने करा, सेम ऐसे उत्तर दर्पण के लिए होगा, तो वो मैं आपको डायरेक्शन नहीं करा रहा, ठीक है, अगर आप डिमांड करोगे तो वो भी मैं करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वीडियो बहुत लेंथी ना बन जाए इसलिए मैंने अवतल दर्पण वाला करा दिया है। सेम ऐसे ही होना अवतल के लिए, डायग्राम बता दूंगा, आप कर लेना, नहीं तो कोई इतनी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, अवतल के लिए करना, फॉर्मूला सेम यही आता है दोनों केस में, चाहे अवतल लो चाहे उत्तल लो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, पहले हम थोड़ा सा आवर्धन मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे, देन वीडियो में क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल के, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।